हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीज में। दोस्तों, टारगेट बैच में हम परमार वंश की चर्चा कर रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे टिहरी रियासत। ठीक है, टिहरी रियासत के संबंध में बहुत सारे फैक्ट पेपरों में आते हैं, लगातार प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बाकी हमने परमार वंश देखा कैसे अविभाजित परमार वंश प्रद्युम्न शाह की वीर गति के साथ ही समाप्त हो गया और यहाँ पर गोरखाओं का शासन हो गया। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे आज। उससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि जो आपकी अगली क्लास आएगी, क्योंकि देखो जो पंवार शासक है इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए थे, बहुत सारे सुधार किए गए थे, क्योंकि आधुनिक भारत में या फिर आधुनिक काल में ये लोग शासन कर रहे थे, है ना, ब्रिटिश काल में, और अंग्रेजों के साथ इनके संबंध भी अच्छे थे। तो यहाँ पर कई सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं, कई सारे विद्रोह हुए हैं, कई सारी घटनाएं हुई हैं, कई सारे उन्होंने विकास के कार्य किए हैं। वो एक एक चीज बोर्ड के माध्यम से यदि मैं लिखाऊंगा तो एक शासक ही एक दिन आपकी पूरी क्लास ले लेगा, मतलब एक क्लास में ही एक शासक आएगा। तो इसलिए मैं अगली क्लास जो दूंगा आपको टाइप करके दे दूंगा। ठीक है, इसकी केवल इसकी अगली क्लास, मैंने आपको शुरू में ही बोलता ना, कहीं कहीं पर जहाँ पर ज्यादा टाइम किलिंग प्रोसेस होगा वहां पर टाइप करके हम लिखेंगे। तो अगली क्लास में टाइप करके उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा और उसमें देखो हमारे सभी शासक भी आ जाएंगे, साथ में उसका प्रशासन भी आ जाएगा। तो एक क्लास में हमारा बहुत सारा मटेरियल उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आज हम भवानी शाह और सुदर्शन शाह के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जानना तो आपके लिए बेहतर है। मतलब समझाऊंगा उसमें भी मैं सारी चीजें, बस ये है कि लिखने से बच जाएंगे, मैं मतलब बोर्ड में लिखने से उतना समय हमारा कम हो जाएगा। हालांकि जो भी विद्यार्थी होता है जो पढ़ रहा है उसको बोर्ड की क्लास ही अच्छी लगती है ना। वो रिकॉर्डेड क्लास उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि टाइप तो पहले से ही है, उसमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। बोर्ड की क्लास में ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे हाँ क्लास ही चल रही होगी या क्लास में ही पढ़ रहे हैं। फिर भी एक क्लास आपको उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयार रहेगा उसके लिए। बाकी शुरू करते हैं। देखो, परमार शासक ये हो जाएगा टिहरी रियासत, टिहरी काल। अभी तक का हमने देखा था कि अभी तक गढ़ राज्य अविभाजित था, है ना, गढ़ राज्य अविभाजित था। आप थोड़ा सा समझ लो इसको एक बार। ठीक है, इस तरह से आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे हल्का हल्का, मतलब तत्काल में तो उस टाइम तो मैप रहा नहीं होगा। इस तरह से मैप देख लो हल्का सा। ठीक है, उस टाइम पर मैप तो रहा नहीं होगा कोई इस तरह से, क्योंकि ऐसी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं थी, कोई राज्य नहीं था। लेकिन फिर भी टिहरी रियासत जो थी यहाँ पर शासन कर रही थी। टिहरी रियासत कहाँ पर थी? भिलंगना और भागीरथी के तट पर थी टिहरी रियासत। ठीक है, इससे पहले जो पंवार शासकों का शासन चल रहा था कहाँ? श्रीनगर। ये हो गया श्रीनगर। ठीक है, यहाँ श्रीनगर में चला था और टिहरी रियासत थी। हमने देखा कि गोरखों ने श्रीनगर को जीत लिया, गोरखों ने श्रीनगर को जीत लिया। अब जो सुदर्शन शाह थे वो पुनः अपना राज्य वापस पाना चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अकेले थे, कोई राज्य नहीं था, कोई राजकोष नहीं था, तो पैसा तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं था, है ना। तो सेना एकत्रित नहीं कर सकते थे गोरखों को हराने के लिए। गोरखे जो कि बहुत ज्यादा लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी थे और आधुनिक हथियार उनके पास थे, तो उन्हें हराना इतना आसान नहीं था। तो उन्हें हराने के लिए उनसे थोड़ा तेज, कहते हैं ना, यदि कोई किसी के खिलाफ कोई लड़ाई अगर लड़नी है तो उससे आपको ज्यादा सोचना होता है। तो उससे तेज सोचना था, उस गोरखों से ज्यादा सोचना था, गोरखों से अच्छी सेना रखनी थी और गोरखों से अच्छे हथियार रखने थे, ताकि गोरखों को हराया जा सके। तो इसीलिए राजा ने, जो टिहरी रियासत के यहाँ पर शासक थे कौन थे? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से मित्रता की। ठीक है, अंग्रेजों से मित्रता की और अंग्रेजों की सहायता से, अंग्रेजों से मित्रता की, तो अंग्रेजों ने इन्हें बोला कि हाँ हम सहायता करेंगे। तो साथ में उन्होंने 7 लाख रुपए राशि की भी मांग की। 7 लाख रुपए। देखो, कुछ किताबों में दिया है कि मांग की, कुछ किताबों में दिया है 5 लाख की मांग की, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग मत है। तो लगभग जो पहले आयोग ने भी प्रश्न एक बार पूछा हुआ है इसमें, तो 7 लाख रुपए की मांग करी थी। ठीक है, उसके अनुसार भी इन्होंने उसके लिए सहमति दे दी। अब चूंकि जब तक राज्य वापस नहीं मिल जाता, जब तक ये कमाई नहीं करते, 7 लाख देने में तो असमर्थ थे। लेकिन फिर भी 1815 में अंग्रेजों ने इनकी सहायता की, सुदर्शन शाह की। ठीक है, अंग्रेजों ने इनकी सहायता की और जीत लिया। गोरखों को इन्होंने यहाँ से हरा दिया। हालांकि गोरखे अंग्रेजों को भी बहुत अच्छी टक्कर दिए थे देहरादून में। अभी हम जब गोरखा काल पढ़ेंगे, खालंगा किला, नाला पानी का युद्ध पढ़ेंगे, तो वहां पर पाएंगे कि गोरखों ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी अंग्रेजों को, मुश्किल कर दिया था इनको जीतना भी।
तो सोचो जिस राजा के पास सेना ही नहीं थी वो कैसे इनको जीत पाता। ठीक है, तो 7 लाख रुपए इसने देना स्वीकार किया था, अंग्रेजों से मित्रता की, तो अंग्रेजों ने गोरखों को पराजित करके गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मतलब कब्जा इन्हें दे दिया, लेकिन दिया कैसे? गढ़वाल का विभाजन करके। देखो गढ़वाल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। ये था देखो तत्कालीन गढ़वाल, इस तरह से। ठीक है, यहाँ कुमाऊं में ऑलरेडी गोरखा आ चुके हैं। ठीक है, और गोरखा यहाँ पर भी अब 1815 में यहाँ पे फिर अंग्रेज आ गए। गोरखा के बाद कौन आ गए? यहाँ अंग्रेज आ गए 1815 में। ठीक है, अब ये पूरा राज्य किसके अधीन आ गया? अंग्रेजों के अधीन आ गया 1815 में। लेकिन जो गढ़वाल का एरिया है, अंग्रेज बहुत चालाक थे। अंग्रेज क्या थे? बहुत ज्यादा, मतलब इनकी हड़प नीति थी, बहुत जबरदस्त हड़प नीति थी इनकी। ठीक है, जब हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, यहाँ पर एक सहायक संधि देखेंगे, सहायक संधि, वो भी हड़प नीति का हिस्सा थी। ठीक है, फिर एक हड़प सिद्धांत था जो डलहौजी है उसका। ठीक है, व्यपहरण नीति, ये सब क्या है इनके? ये हड़पने की तो नीतियां हैं। ठीक है, ऐसी ही नीति इन्होंने, ये तो मौका ढूंढ रहे थे कि कोई पर्वतीय राज्य आए, इनसे मित्रता करे और ये उसको भी हड़प, क्योंकि यहाँ भी हम पाएंगे बाद में कि अधिकांश सबसे पहले वही लूटे जिन्होंने मित्रता की। ठीक है, तो यहाँ भी इन्हें अवसर चाहिए था पर्वतीय राज्य में घुसने का, तो सुदर्शन शाह ने उन्हें अवसर दिया कि आप आओ, गोरखों को हराओ और हमें राज्य वापस दिलाओ। लेकिन अंग्रेज, एक कहावत बोलते हैं ना, मुंह में राम राम वाले, तो ऐसे ही थे, मतलब सामने हाँ में हाँ भरी, लेकिन जो उनका वास्तविक उद्देश्य था गढ़वाल को हड़पने का था। क्योंकि कुमाऊं पर भी वो ऑलरेडी आ चुके थे, कुमाऊं में भी वो आने ही वाले थे। ठीक है, यहाँ पर भी वो आ ही रहे थे। तो गोरखों ने क्या किया? देखो ये सब अंग्रेजों के अधीन चला गया। यहाँ से जो घाटी आती है, ग्वालदम, गैरसैंण, ठीक है, और साथ ही श्रीनगर, ये सब चीजें क्या करी? गोरखों ने अपने पास रख ली, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी आय होती थी। ये सब कोटद्वार, ठीक है, ये सब क्या क्या अपने पास रख लिया। अब हरिद्वार ये सब, क्योंकि ये तो खैर तराई का हिस्सा था, ये तो वैसे भी। और इधर देखो देहरादून वगैरह, ये सब अपने पास रख लिया, क्योंकि यहाँ अच्छी आय होती थी। मसूरी, देहरादून, ये उपजाऊ क्षेत्र था ना यहाँ का, ये सब क्या था? उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ से राज्य को आय होगी, और अंग्रेजों को क्या चाहिए? जहाँ से पैसा आता है। श्रीनगर सब अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। अब राजा को क्या दिया? राजा के पास तो कुछ भी नहीं बचा। राजा को दे दिया या तो पर्वतीय क्षेत्र था, या फिर जंगल का एरिया था, बीहड़ टाइप का, है ना, मतलब पूरा बंजर क्षेत्र राजा को दे दिया। इसमें जो रवाई क्षेत्र था, यहाँ पर थोड़ा जौनपुर रवाई, वो भी पहले अंग्रेजों के, मतलब वो वहां पर जो स्वतंत्र सत्ताएं थी उनके पास ही था। तो राजा के पास तो कुछ भी नहीं था। टिहरी शुरू की राजा ने, तो टिहरी में कुछ नहीं था, ये सब चीजें टिहरी में थी, बाकी सब अंग्रेजों ने, कुमाऊं तो पहले ही हथिया लिया था, लेकिन गढ़वाल का ये अधिकांश हिस्सा जो आय का स्रोत था, जो उपजाऊ स्रोत था, वो सब क्या किया? अपने पास हड़प लिया। ठीक है, अपने पास उसको ले लिया। उसके पश्चात राजा ने कई प्रयास किए कि वो अंग्रेजों से उसको वापस ले। ठीक है, अंग्रेजों से उसको वापस ले, उसे उम्मीद भी थी कि अंग्रेज वापस करेंगे, लेकिन उन्होंने वापस उसको नहीं किया। ठीक है, पढ़ेंगे कि उन्होंने अन्य प्रस्ताव रखे थे, लेकिन राजा ने हमेशा यही मांग की कि उन्हें अपना टिहरी, अपना जो श्रीनगर है वो चाहिए, उसे वो राजधानी बनाना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने उसको वापस नहीं किया, और अंग्रेजों ने श्रीनगर को अपने पास ही रखा। ठीक है, घाटी एरिया था। अब देखो इसके पश्चात इधर ही पर, यही टिहरी में, ये जो रवाई परगना, ये भी 1924 में टिहरी में शामिल हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न भी कभी कभी बनता है। यहाँ से आती है एक भागीरथी नदी, और इसकी सहायक है एक भिलंगना नदी। ठीक है, छोटी छोटी भिलंगना नदी इसकी सहायक है। हाँ, है टिहरी में। ठीक है, इन दो नदियों के संगम पर, जो कि पूरी तरह जंगल का एरिया था, यहाँ पर धीवरों की बस्ती थी, यानी कि जो मछुआरे होते हैं उनकी बस्तियां थी। वहां पर कुछ 4-5 घर थे मछुआरों के। उन मछुआरों की बस्ती में मात्र राजा के पास 700 रुपये आई थी। 700 रुपये आय में राजा ने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की। कुछ घर बनाए प्रारंभ में, ठीक है, 25-30 घर बनाए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य को आय हुई, तो बाद में फिर 1948 में यहाँ पर राज दरबार बनाया, जिसे पुराना दरबार के नाम से जाना जाता है। तो किस तरह से टिहरी विकसित हुआ ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं सीधा लिखाऊंगा इसको, अब दोबारा नहीं समझाऊंगा। ठीक है, देखो 28 दिसंबर ये हो गया 1815 को इन्होंने
टिहरी को बसाया। हालांकि इन्होंने कई प्रयास किए कि अंग्रेजों से श्रीनगर को वापस ले लें, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, है ना। अंग्रेजों की नीतियां तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कठोर हुआ करती थी। वो किसी के मित्र नहीं थे, वो हर किसी के शत्रु ही थे, ठीक है। वो भारत में केवल लूट के उद्देश्य से आए थे और उनका वास्तविक जो उद्देश्य था लूट, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो देखो इन्होंने यहाँ पर भी हड़प नीति अपनाई। इनसे पहले मित्रता की और बोला कि 7 लाख रुपए, लेकिन फिर उन्होंने आरोप लगा दिया कि 7 लाख रुपए राजा ने हमें पे नहीं किया है। लेकिन राजा ने जो भी परिस्थितियां कंडीशन रखी होंगी, ये तो बताया होगा ना कि मेरी कंडीशन क्या है। एक सामान्य व्यक्ति जो राजा नहीं है, भले ही वो राजघराने से रहा हो, लेकिन वो पिछले 14 वर्षों से घूम रहा है अपने राज्य को पाने के लिए और अकेला है, उसके पास सेना नहीं है, उसके पास राज्य नहीं है। इतना दिमाग तो अंग्रेजों के पास पहले ही था कि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन उनकी जो नीति थी हड़प की, उन्हें पहले से ही आभास था कि राजा कहीं ना कहीं पे नहीं कर पाएगा उनको। अब नहीं कर पाया पे, तो उन्होंने हड़प लिया उसको, इसीलिए तो उन्होंने उसका साथ दिया। नहीं तो जिसका उद्देश्य, यदि मानो कोई भी व्यक्ति किसी से पैसे लेकर कोई सहायता करना चाहता है उसकी, और उसे पहले से ही पता होगा कि उसके पास पैसा नहीं, तो सहायता क्यों करेगा? सहायता तभी करेगा ना जब उसे पता होगा यार चलो पैसा नहीं है, जमीन है वो हड़प लेंगे, या फिर ज्वेलरी है वो हड़प लेंगे, या फिर कुछ अन्य ऐसी चल संपत्ति है कोई, उसको हड़प लेंगे, है ना। तो यही यहाँ पर भी हुआ। देखो कुमाऊं में अंग्रेज आ गए थे, गढ़वाल में भी अंग्रेज 1815 में आ गए, और जितना भी एरिया था जहां पर उपज ठीक होती थी, जहां से राज्य को आय होती थी, सब अंग्रेजों ने ले लिया, ठीक है। बची बची कुछ ही थोड़ा ये जंगलों की भूमि, जहां पर राजा ने टिहरी में, जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित था, टिहरी की स्थापना करी, ठीक है। जो कि धीवरों की बस्ती थी, उसको धीरे धीरे बसाया राजधानी के रूप में, और धीरे धीरे वहीं पर से शासन करना शुरू किया। अब हम इसके बारे में सीधा फैक्ट देखते हैं, ठीक है। मैं सीधा बोर्ड पर लिखता रहूंगा, आप लोग उसको नोट करते रहिए, बाकी आप लोग समझ चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हुआ है। सुदर्शन शाह, ठीक है, इनका कार्यकाल था 1815 से लेकर 1859 तक का, 1859 तक का इनका कार्यकाल था, जो कि 55वें शासक थे। और ये भी ध्यान रखना, टिहरी रियासत के पहले शासक थे। टिहरी रियासत के पहले शासक, क्योंकि टिहरी इन्हीं से शुरू हुआ था ना, टिहरी यहीं से तो शुरू हुआ। टिहरी एक छोटी सी रियासत बन के रह गई, जो बड़ा साम्राज्य था वो तो सब अंग्रेजों ने हड़प लिया। जो वर्तमान में टिहरी जिला है, पूरा जिला भी नहीं, टिहरी जिला है, जो कि अलकनंदा घाटी से, मंदाकिनी घाटी से लेकर, यहाँ अलकनंदा बहती है, देखो यहाँ से मंदाकिनी आई, इधर अलकनंदा बह रही है, यहाँ भागीरथी आ गई, ठीक है, और इधर हल्का रवाई का क्षेत्र, बस ये एरिया था इनके पास। यहाँ देखो रुद्रप्रयाग में यदि आप देखते हैं तो जो जखोली आता है, वो वाला एरिया टिहरी रियासत में था। अब ठीक है, ये तो अलकनंदा आ रही है, यहाँ मंदाकिनी में ये जखोली वाला एरिया आ गया, जो टिहरी रियासत में था। नीचे से आप यहाँ देखते हैं, देखो मलिथा वगैरह और कीर्तिनगर, श्रीनगर नहीं था लेकिन नदी के इस तरफ कीर्तिनगर इनके पास था, ठीक है, मलिथा इनके पास था, देवप्रयाग इनके पास था, जहां पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है, देवप्रयाग। और इधर यहाँ रवाई क्षेत्र इनके पास आ गया था, और टिहरी तो इनके पास था ही था। बाकी इधर फिर मसूरी भी नहीं था इनके पास, मसूरी भी तो नहीं था, देहरादून भी नहीं था, तो एक छोटा सा एरिया, यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा घाटी, और इधर रवाई और जो टिहरी है, ये वाला एरिया था इनके पास। प्रतापनगर है, टिहरी है, नरेंद्र नगर तक था, लेकिन ऋषिकेश नहीं था, ठीक है। जितना भी पर्वतीय एरिया था, जंगलों वाला एरिया था, सब राजा को दे दिया, लोग भाई कमाओ खाओ मजे करो, है ना। अंग्रेजों की हड़प नहीं दी थी। इसी चीज को हम अब लिखते हैं सीधा। देखो प्रवास काल, इनका प्रवास काल था 1804 से 14 तक का, इनका प्रवास काल रहा था। प्रवास काल मतलब जब यहाँ पर प्रद्युमन शाह हार गए, प्रद्युमन शाह हार गए, तो ये सुदर्शन शाह प्रद्युमन शाह के ही पुत्र थे, ठीक है। ये यहाँ से भाग गए। भाग के कहाँ गए? सबसे पहले ज्वालापुर में रहे कुछ समय तक का, लगभग 1800, इस बीच पूरी अवधि में ज्वालापुर में ही रहे थे, लेकिन बीच में 1809 से 11 तक का, ठीक है, प्रवास काल में कहाँ रहे? ज्वालापुर में। लेकिन 1809 से 11 के मध्य कहां पर रहे थे ये? बरेली में ही रहे थे,
ठीक है, बरेली में। और बरेली में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? बरेली में इनकी मुलाकात हुई थी हियरसी थे, ठीक है, कैप्टन हियरसी, कैप्टन हियरसी, ठीक है, कैप्टन हियरसी से इनकी मुलाकात हुई थी बरेली में, जिससे इन्होंने चर्चा करी कि राज्य वापस चाहिए। फिर उसके पश्चात तब शुरू होती ब्रिटिश कंपनी की हड़प नीति, हड़प नीति, ठीक है, ब्रिटिशों की हड़प नीति। यहाँ पर ये गए, इन्होंने ईमानदारी से अपना राज्य मांगा, बोला सहायता करो, ठीक है, सहायता उन्होंने की भी, उन्हें पहाड़ में घुसने का अवसर मिल गया, लेकिन 18 कंपनी ने इनकी सहायता की। और 1815 में, समझा चुका हूं ना, उसी को हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में। 1815 में कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, कंपनी ने गोरखों को हरा दिया, गोरखों को हरा दिया। लेकिन लेकिन क्या किया? लेकिन राजा पर, ठीक है, राजा पर, राजा यानी कि सुदर्शन शाह की बात हो रही, ठीक है, 7 लाख रुपए न चुराने का आरोप लगाकर, न चुकाने का आरोप लगाकर अधिकांश भाग क्या किया? हड़प लिया, अधिकांश भाग हड़प लिया, ठीक है, हड़प लिया, अधिकांश भाग कब्जा कर लिया उस पर। श्रीनगर हो गया, दून हो गया, ये सब किसमें शामिल कर दिया उन्होंने? कुमाऊं कमिश्नरी में, ठीक है, श्रीनगर को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर लिया, देहरादून भी उनके कब्जे में आ गया। इन्हें केवल अलकनंदा, मंदाकिनी और उसका पश्चिमवर्ती भाग और भागीरथी घाटी का क्षेत्र प्राप्त होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हड़प नीति के तहत इन्होंने कैसे हड़पा। श्रीनगर, देहरादून जो मेन एरिया थे उसको इन्होंने कब्जे में ले लिया। तब राजा ने क्या करी? राजधानी टिहरी की स्थापना, राजधानी टिहरी की स्थापना, ठीक है, किस तरह से इन्होंने टिहरी की स्थापना करी ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1815 को स्थापना हुई थी, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को टिहरी की स्थापना हुई थी। और ये क्या थी? एक धीवरों की बस्ती थी। तत्समय ये धीवरों की बस्ती थी, यानी कि मछुआरों की, ठीक है, धीवरों की बस्ती थी। वहां पर राजा ने केवल 700 रुपए की अपनी जो उनकी पूंजी थी उसके दम पर यहाँ पर 30 घर बनाए, धीरे धीरे फिर बाद में राजप्रासाद का निर्माण कराया, अन्य राज कर्मचारियों के लिए रहने के लिए आवास बनाई। लेकिन प्रारंभ में राजा के पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टिहरी की स्थापना करी थी और यहाँ पर राजधानी इन्होंने कब बनाई? पुरानी टिहरी में 28 दिसंबर 1815, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 डेट पहले पूछी गई है। इसी दौरान देखो 6 फरवरी 1820 को मूरक्राफ्ट टिहरी में आया था। 6 फरवरी, ये प्रश्न बन चुका है एक बार। 1820 को मूरक्राफ्ट कहाँ आया था? टिहरी आया था, ठीक है। इसने अपने वृतांत में यहाँ के दशा का वर्णन किया है कि यहाँ क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। देखो पुरानी टिहरी में 1848 में राजा ने राजमहल बनाया, जिसका नाम क्या है? पुराना दरबार। इसका नाम क्या है? पुराना दरबार, ठीक है। इसके निर्माण किया था 1848 में इन्होंने, जो कि 30 वर्षों में कंप्लीट हुआ, एकदम से नहीं बन गया, धीरे धीरे निर्माण होते रहा, तो 30 साल लग गए उसको बनने में, ठीक है। अगला देखो, इसी दौरान जो कुंवर प्रीतम शाह थे, कुंवर प्रीतम शाह, ठीक है, इन्हें नेपाल से वापस लाया और इन्हें रवाई का फौजदार, जो कि प्रद्युम्न शाह के काल में रवाई के फौजदार थे, ठीक है, प्रीतम शाह जो प्रद्युम्न शाह है इसके समय में रवाई के फौजदार थे, ठीक है। इन्हें 1817 में नेपाल से वापस लाया गया, नेपाल से वापस लाया गया।
मतलब गढ़वाल और गोरखा के संबंध थोड़ा बहुत सुधर गए। कुंवर प्रीतम शाह को 1804 में जब युद्ध हुआ था, गोरखाओं ने बंदी बना के नेपाल भेज दिया था, ठीक है, लेकिन नेपाल में उन्हें बंदी की तरह नहीं रखा। नेपाल में वहां उनकी जो बमशाह थे राजा, उनकी पुत्री से उनकी शादी हुई, ठीक है, और जब वो वापस भी आए तो उन्होंने 5,000 रुपए खर्च के रूप में दिए भी थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कुंवर प्रीतम शाह जिनके जो कि 1804 में बंदी बनाकर यहाँ से ले जाए गए थे, उनकी शादी नेपाल में ही हो गई थी, और नेपाल में बमशाह की पुत्री से उनकी शादी हुई थी, और 1817 में नेपाल से वो वापस, नेपाल ने उन्हें मुक्त कर दिया, यानी कि वो वापस आ गए यहाँ पर। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि कुंवर प्रीतम शाह नेपाल से वापस कब आए थे। कब आए थे? 1817 में आए थे। यहाँ पर देखो, एक सकलाना पट्टी यहाँ पर आती है ना, सकलाना और रवाई वाला एरिया। तो सकलाना में क्या हुआ था, जो मुआफीदार थे, मुआफीदार यानी कि जो टैक्स वगैरह ले रहे थे, राज्य कर्मचारी थे, राजा के जो कर्मचारी होते हैं टैक्स वगैरह वसूलने वाले, ठीक है, टैक्स वसूलने वाले कर्मचारी थे, लेकिन उन्हें जनता पर अत्यधिक कर लगा दिया, एक तिहाड़ नामक कर लगा दिया, ठीक है। मुआफीदारों ने सकलाना में, ठीक है, मुआफीदारों ने तिहाड़ नामक कर लगा दिया, तिहाड़ नामक क्या कर दिया, कर लगा दिया, ठीक है। रवाई और सकलाना की बात है, तब तक का शामिल नहीं था ये, ठीक है। तिहाड़ नामक एक कर लगा दिया, जिस पर विद्रोह खड़ा हो गया। जनता को लगा ये तो बहुत ज्यादा लूट रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जब यदि जनता को लूटेंगे तो जनता भी कहीं ना कहीं, देखो जब दबाव होगा ना, तो विद्रोह की आवाज उतनी ही ज्यादा मुखर हो जाती है। जितना लोगों को दबाया जाता है, विद्रोह उतना ही ज्यादा होता है, केवल मूवियों को छोड़ के, ठीक है। मूवियों में ऐसा होता है ना कि लोग दबते रहते हैं, दबते रहते हैं, दबते रहते हैं, लेकिन यदि आप देखते हैं वास्तविक रूप से, जितना ज्यादा दबाव होता है उतनी ज्यादा बगावत शुरू होती है, उतनी ज्यादा लोगों की आवाज मुखर होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने अधिकार चाहिए। यहाँ पर भी जब तिहाड़ नामक कर लगाया तो लोगों को लगा ये तो जबरदस्ती लूटमार हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने विद्रोह खड़ा कर दिया, है ना। कितने होंगे अधिकारी? 10, 15, 20? कितने सैनिक होंगे? 50, 100, 1,000? लेकिन जनता कितनी है? 1 लाख। वैसे भी 1 लाख जनता को तो 1,000 पुलिस काबू में कर नहीं पाएगी, या फिर जो भी उनके सैनिक है काबू में नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सकलाना में यहाँ पर विद्रोह खड़ा हो गया, जिसे बोला था अठूल विद्रोह, ठीक है। इसी विद्रोह को क्या बोला था? अठूर विद्रोह, ठीक है। अठूर विद्रोह इसको कहा जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था बद्री सिंह असवाल। नेतृत्व किसने किया? बद्री सिंह असवाल ने। नेतृत्व किसने किया? बद्री सिंह असवाल ने नेतृत्व किया था, ठीक है। अठूर विद्रोह, अब सन भी इसका पूछा जाएगा तो कब हुआ है? 1851 में हुआ है। इसका नेतृत्व किया बद्री सिंह असवाल ने, ठीक है। तो सकलाना और जो रवाई का एरिया, यहाँ पर जो मुआफीदार थे, यानी कि जो टैक्स वसूलने वाले थे, राज्य कर्मचारी थे, उन्होंने तिहाड़ नामक कर जनता पर थोप दिया। जनता को लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें दबाया जा रहा है, लूट मार हो रही है, तो उन्होंने विद्रोह हो गया, विद्रोह खड़ा कर दिया, जिसे अठूर विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। तो इसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बद्री सिंह असवाल ने। प्रश्न बन चुका है एक बार, अठूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रवाई क्षेत्र में या सकलाना क्षेत्र में अठूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? बद्री सिंह असवाल ने। जब पेपर टफ बनता है ना, तो ये प्रश्न भी कई सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कब किया, कब हुआ था अठूर विद्रोह? 1851 में। इससे पहले क्या हो चुका है? देखो 1824 में, 1824 में रवाई क्षेत्र टिहरी में शामिल हो गया था, ठीक है। टिहरी में शामिल हो गया था, ठीक है। रवाई क्षेत्र टिहरी में कब शामिल हो गया था? 1824 में ही हो गया था। जब 1857 का युद्ध हुआ, 1857 के युद्ध में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। अंग्रेजों का साथ दिया था सुदर्शन शाह ने। 1857 के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। देखो, कला प्रेमी था सुदर्शन शाह, क्या था? कला प्रेमी। कला प्रेमी होने के कारण
इसे क्या कहा जाता है? कलाविदों का शिरोमणि। कलाविदों का शिरोमणि इसे कहा जाता है, ठीक है। और किसने कहा है इसको कलाविदों का शिरोमणि? मूरक्राफ्ट ने। मूरक्राफ्ट ने, जो कि 6 फरवरी 1820 को टिहरी में आया था, उसने कला प्रेमी होने के कारण सुदर्शन शाह को क्या कहा है? कलाविदों का शिरोमणि इसको कहा है, ठीक है। कलाविदों का शिरोमणि इसको कहा है। इसके साथ ही देखो, ये सारे फैक्टर आपने ध्यान रखने हैं यहाँ पर। सकलाना या अठूड़ विद्रोह है, ये कब हुआ था? अठूड़ विद्रोह, इसको ध्यान रखेगा, बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में हुआ था। और फाइनली यहाँ के किसानों की यहाँ पर जीत हुई थी और तिहाड़ नामक कर बंद हो गया था, ठीक है। और साथ ही 1824 में रवाई क्षेत्र टिहरी में शामिल हो गया था। कुंवर प्रीतम शाह को 1817 में नेपाल से ले आया गया था। और 1848 में राजा ने राजमहल बनाया, जो कि पुराना दरबार के नाम से जाना गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी है इनके बारे में, उसे भी लिख लेते हैं। अगला देखो, सुदर्शन शाह के बारे में ही अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन शाह ही हम लिख रहे हैं। इसके अलावा देखो, अजब राम में इसको क्या कहा गया है? दाता ज्ञाता सूरमा। अजब राम ने क्या कहा है राजा को? दाता ज्ञाता सूरमा, ठीक है, कहा है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो, जो भजन राय कवि है, भजन राय कवि ने राजा को क्या कहा है? भजन राय कवि ने दृढ़ वचन वाला राजा कहकर उसकी प्रशंसा की है। दृढ़ वचन वाला राजा, कहा है, ठीक है। किसने कहा है? भजन राय कवि ने क्या कहा है? दृढ़ वचन वाला राजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, राजा की जो राजा था सुदर्शन शाह की बद्री विशाल पर बहुत ज्यादा आस्था थी, ठीक है। बद्री विशाल पर बहुत ज्यादा आस्था थी राजा की, इसलिए उसको बोलांदा बद्रीश भी कहा जाता है, ठीक है। इसे, यानी कि सुदर्शन शाह, ठीक है, इसे बोलांदा बद्रीश भी कहा जाता है। कठौत जी की किताब में बोलांदा बद्रीनाथ के रूप में दिया है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, बोलांदा बद्रीनाथ। जो कठौत जी की बुक है वहां पर बोलांदा बद्रीनाथ या फिर बोलांदा बद्रीश, ठीक है, दोनों आएगा, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है तब। इसके साथ देखो, ये साहित्य प्रेमी राजा था, एक साहित्य प्रेमी था। साहित्य प्रेमी होने के साथ साथ स्वयं लेखक भी था। स्वयं लेखक भी था, एक अच्छा लेखक था। किस रूप में इसने रचनाएं की हैं? सूरत कवि के नाम से इसने रचनाएं की हैं। सूरत कवि, सूरत कवि के नाम से रचनाएं की हैं, ठीक है। अपने आप को, मतलब जब इसने कोई भी किताबें लिखी अपनी, तो उनमें इसने अपने आप को सूरत कवि कहा है ना। सूरत कवि और सुदर्शन शाह दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है ना। सूरत कवि इसने स्वयं को कहा है। देखो, इसने कौन सी रचना की है? सभासार की रचना। सूरत कवि ने क्या रचना की है? सभासार, ठीक है। सभासार की रचना की है 7 खंडों में। सभासार की रचना की है 7 खंडों में, इसने सभासार की रचना की है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही इसने अपने आप को सूरत कवि कहा है। जो सभासार है किस भाषा में? ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। बाकी कुछ कुछ गढ़वाली शब्द भी उसमें प्रयोग में लाए गए हैं, लेकिन इसकी जो सूरत कवि की सभासार है मुख्यतः ब्रज भाषा में है। इसने अपने आप को सूरत कवि कहा है, सभासार की रचना की है 7 खंडों में। तो साहित्य प्रेमी होने का इसका ये पूरा पूरा संकेत है, ठीक है। इसी के साथ देखो, इसी के काल में कवि कुमुदानंद ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? सुदर्शनोदय काव्य, सुदर्शनोदय काव्य की रचना की, ठीक है। किसने की थी? कुमुदानंद ने। कौन सी रचना की? सुदर्शनोदय काव्य, ठीक है। इसके काल में, इसके अलावा देखो, गुमानी कवि भी इसके दरबार में आए थे। काशीपुर के गुमानी कवि, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिला दर्शन सीरीज है उसमें, ठीक है। गुमानी कवि
इसके दरबार में आए थे, इनके दरबार में आए थे। ठीक है, गुमानी कवि, जो गुमानी कवि हैं लोक रत्न पंत, इनके दरबार में आए थे। ठीक है, कुमाऊं से। साथ ही मौलाराम ने राजा की निंदा की है। ठीक है, राजा की निंदा की है, मतलब प्रशंसा नहीं की है। मौलाराम को राजा पसंद नहीं थे। ठीक है, निंदा की है। काव्य लिखा कौन सा? सुदर्शनोदय काव्य। काव्य कौन सा लिखा? सुदर्शनोदय काव्य। सुदर्शनोदय काव्य में इन्होंने राजा को क्या क्या कहा है? देखो, राजा को इन्होंने कहा है सूम। क्या कहा है? सूम। ठीक है, कृपण और खसिया, ये शब्द इनके लिए प्रयुक्त किए हैं। सूम, कृपण और खसिया कहा है। ठीक है, जिसमें इन्होंने राजा को क्या कहा है? सूम, कृपण और खसिया। तो माना ऐसा जाता है कि जो मौलाराम थे, इन्होंने गोरखों के साथ भी इनकी ठीक ठाक बनती थी। गोरखों के साथ इनकी ठीक ठाक बनती थी। तो इन्होंने गोरखा के जो रण बहादुर थे, उनके नाम से एक पुस्तक लिखी थी, रण बहादुर चंद्रिका, है ना। रण बहादुर चंद्रिका के लेखक कौन है? मौलाराम है। तो ध्यान रखिएगा, रण बहादुर चंद्रिका किसकी कृति है? मौलाराम की। रण बहादुर चंद्रिका किसने लिखे? मौलाराम ने। मौलाराम। ठीक है, तो मौलाराम ने जब रण बहादुर चंद्रिका लिखी, उसमें गोरखों की इन्होंने, अब किसी की पुस्तक लिखेंगे तो जिसके बारे में लिखी जाएगी, निश्चित ही उसकी प्रशंसा भी उसमें होनी है ना। कुछ तारीफें, कुछ प्रशंसा उसकी अवश्य होगी, कुछ उसके अच्छे कार्यों का उसमें उल्लेख किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी की किताब लिखेंगे उसकी सारी बुराइयां उसमें लिख देंगे, वरना पकड़ के मारने आ जाएगा वो भी। तो इसने क्या किया? रण बहादुर चंद्रिका लिखी और उसमें गोरखों की थोड़ा तारीफ भी करी, उनकी नीतियां थोड़ा अच्छी, मतलब कहीं ना कहीं उनके बारे में अच्छाइयां लिखी। तो इस चीज से राजा अप्रसन्न थे, इस चीज से, जो सुदर्शन शाह थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुदर्शन शाह या फिर प्रद्युम्न शाह को पदच्युत किसने किया है? गोरखों ने किया है। और मौलाराम जी उन्हीं की तारीफें लिख रहे हैं, जो कि गढ़वाल के राजकवि हुआ करते थे। तो इसीलिए उन्होंने, जो मौलाराम है, सुदर्शन शाह ने मौलाराम को ज्यादा महत्व नहीं दिया। जब राज दरबार से महत्व नहीं मिला, राज दरबार का इन्हें कवि या फिर लेखक, राज दरबारी इन्हें घोषित नहीं किया गया, इसलिए ये राजा से क्या थे? चिढ़ रखते थे थोड़ा, राजा से थोड़ा ये नफरत करते थे। और उसी नफरत के लिए इन्होंने सुदर्शनोदय कविता की रचना की थी, काव्य की रचना की थी, जिसमें इन्होंने राजा को सूम, कृपण या फिर खसिया कहा है। स्टोरी आपको समझ में आ गई, क्यों कहा है और क्यों इन्होंने सुदर्शनोदय काव्य लिखा। ठीक है, और अंततः जो सुदर्शन शाह है, इनकी मृत्यु हो गई 6 जून 1859 को। मृत्यु हो गई 6 जून 1859 को। तो देखो, इतना सारा है कि मतलब इतने में हम 3 से 4 शासक पढ़ रहे थे, यहाँ पर केवल एक ही शासक अभी कंप्लीट हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि टाइप करके इस क्लास को देना ज्यादा उचित रहता। हालांकि मैं कल कर नहीं पाया था, तो अगली क्लास आपको जरूर टाइप करके ही दे दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम भवानी शाह के बारे में। भवानी शाह, जो कि 1859 से लेकर 71 तक ये शासक रहे थे। अब इनके काल को भी हम अगर बांटे हैं, तो सबसे पहले इनके काल की जो घटना आती है, सुदर्शन शाह के एक और पुत्र थे, शेर शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह के एक और पुत्र थे, शेर शाह, जो कि छोटे पुत्र थे, है ना। उन्होंने षड्यंत्र कर दिया और षड्यंत्र करके वो स्वयं गद्दी पर बैठ गए। जैसे ही सुदर्शन शाह की मृत्यु हुई, शेर शाह स्वयं गद्दी पर बैठ गए षड्यंत्र से। लेकिन फिर भवानी शाह ने क्या किया? अंग्रेजों को पत्र लिखा, क्योंकि अंग्रेजों के तो बिल्कुल चाहते थे गढ़वाल शासक। भवानी शाह ने अंग्रेजों को पत्र लिखा कि यहाँ पर शेर शाह साहब बैठ गए हैं गद्दी में, हमें तो मिल नहीं रही है, अब तुम ही मार्गदर्शन करिए। तो आकर अंग्रेजों ने इनकी सहायता की और इनको राज दरबार वापस दिलाया, मतलब राजगद्दी ने वापस दिलाई और इन्हें यहाँ का शासक बनाया गया। ठीक है, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है षड्यंत्र किसने किया था। ध्यान रखना कि सुदर्शन शाह के छोटे पुत्र शेर शाह ने षड्यंत्र से स्वयं गद्दी पाली थी और भवानी शाह को गद्दी पर नहीं बैठने दिया था। भवानी शाह ने अंग्रेजों से पत्राचार किया और अंग्रेजों ने आकर इनकी सहायता की और इन्हें राज दरबार वापस दिलाया। ठीक है,
अब ये तो आपका क्लियर हो गया। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1859 को। राज्याभिषेक कब हुआ? 25 अक्टूबर 1859। अब देखो ना, 25 अक्टूबर की डेट है और यहाँ 6 जून की डेट है। मतलब इतने बीच की अवधि में कौन बना था? कुछ समय के लिए कौन शासक हुए? शेरशाह। हालांकि पूरी तरह शासक नहीं थे, लेकिन उन्होंने केवल षड्यंत्र से गद्दी हथिया ली थी कुछ समय के लिए, ठीक है। तो शासकों में उनका नाम आता नहीं है। जो अठूर विद्रोह हुआ था, अठूर विद्रोह के वहां पर पश्चात, अठूर विद्रोह में जो विद्रोह हुआ था वहां पर 12 आना वीसी, 12 आना बीसी, ठीक है। ये क्या था? एक बंदोबस्त था, एक ये भू व्यवस्था थी। 12 आना बीसी क्या था? एक भू व्यवस्था थी, भू व्यवस्था, जो कि कहा? अठूर में लागू, अठूर में लागू, ठीक है। कब लागू हुई थी? 1861 में। जो हेनरी रैमजे थे तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर, उनके द्वारा अठूर में 12 आना बीसी भू व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। इससे किसान क्या हो गए थे? तब संतुष्ट हो गए थे। हमने देखा 1851 में अठूर विद्रोह शुरू हो गया था। हालांकि तब तिहाड़ कर के विरोध में हुआ था, लेकिन बाद में फिर भूमि संबंधी विद्रोह जारी रहा। तो उसी काल में 1861 में 12 आना बीसी वहां पर भू व्यवस्था लागू की गई, जो कि 1861 में की गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा, 12 आना बीसी भू व्यवस्था किस राजा के काल में लागू की गई थी? किसके काल में की गई थी? भवानी शाह के काल में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, 12 आना बीसी भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1861 में। दोनों अपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, 1860 में इन्होंने, 1860 में फ्रेडरिक विल्सन, फ्रेडरिक विल्सन को, ये प्रश्न पहले बन चुका है, फ्रेडरिक विल्सन को वनों का ठेका दे दिया था, ठीक है। वनों का ठेका, वनों का ठेका दे दिया, हाँ ठीक है। ये प्रश्न पहले बन चुका है। साथ ही देखो 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की इन्होंने स्थापना की थी। ये प्रश्न भी पहले बन चुका है, संस्कृत पाठशाला की स्थापना। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1871, दिसंबर 1871 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ भवानी शाह खत्म, तो यहाँ आ गई फिर प्रताप शाह। प्रताप शाह क्या थे? अल्पवयस्क थे तब, प्रताप शाह, ठीक है। अगली क्लास में इनके बारे में चर्चा करेंगे। अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे, तो इनका संरक्षण किया था, वो सब चीजें हम उस क्लास में देखेंगे। तो भवानी शाह देखो, राज्याभिषेक कब हुआ? 25 अक्टूबर 1859। उस समय तक जो षड्यंत्र है उसका शिकार रहे थे। षड्यंत्र इन्हीं के छोटे भाई ने किया था, जो कि शेरशाह के नाम से था, ठीक है। उसने कुछ समय के लिए गद्दी हत्या ली थी, लेकिन भवानी शाह बड़े पुत्र होने के नाते गद्दी में बैठने के लिए योग्य तो थे ही, तो गद्दी में उन्होंने बैठना था। इन्होंने अंग्रेजों से पत्राचार किया और गद्दी को वापस पाया। तो इसी काल में देखो, इन्हीं के काल में 1861 में 12 आना बीसी एक भू बंदोबस्त हुआ, जो कि अठूर में किया गया था। अठूर विद्रोह 1851 में हुआ था, ठीक है। बद्री सिंह असवाल ने उसका नेतृत्व किया था। 1860 में देखो, फ्रेडरिक विल्सन को इन्होंने वनों का ठेका दे दिया था। तो ये प्रश्न पहले यूकेपीएससी ने हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा हुआ था। 1862 में देवप्रयाग में उन्होंने संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी और दिसंबर 1871 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये हैं सुदर्शन शाह के बारे में और भवानी शाह के बारे में। अगली क्लास आपको टाइप करके मैं दूंगा, पूरा समझाऊंगा भी, साथ में उसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा देखो एक क्लास में मैं चाहता हूँ कि एक क्लास में गढ़वाल हम समाप्त कर लें, ताकि हमारा सिलेबस जल्द से जल्द थोड़ा कवर भी हो जाए। आगे हमने और चीजें भी देखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आज का होमवर्क आपका, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। होमवर्क देखो, अक्टूबर के दिवस आपने ध्यान रखने हैं, अक्टूबर के दिवस। साथ ही उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, एक बार कर लोगे हमेशा के लिए हो जाता है, क्योंकि हर साल केवल आंकड़े चेंज होते हैं, योजनाएं जो लागू हैं वो तो वैसे ही रहेंगी, केवल आंकड़े चेंज हो जाते हैं, आंकड़े आप बदलते रहेंगे,
ठीक है। तो मेरी क्लास में आपको उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण मिल जाएगा, मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, जो उत्तराखंड करंट अफेयर से 2023 का, उसी में आर्थिक सर्वेक्षण की 2 क्लास हैं और पूरा डीपली और बहुत अच्छे से उसमें मैंने समझा रखा है, ठीक है। वहां से आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण नोट कर लीजिएगा। तीसरा देखो, आज आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। अक्टूबर के दिवस आपने ध्यान रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ना है आपने। और इसके अलावा भारत के पठार में आपको दे दिया था, बंदरगाह में आपको करा चुका हूं, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा रेलवे जोन, भारत के जो रेलवे जोन है, रेलवे जोन प्लस हवाई अड्डे, ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है। हालांकि हवाई अड्डे में आप लोग केवल इसको देखना है, कभी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है ना, हवाई अड्डा भी मिलाने के लिए आ जाएगा 4, तो ये हवाई अड्डा कहाँ है, वो है। रेलवे जोन तो देखो अभी समीक्षा अधिकारी में प्री में प्रश्न बना हुआ था यहाँ से, ठीक है। रेलवे जोन आपने ध्यान रखना है, हवाई अड्डा आपने ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आपने पढ़ना है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण आपने पढ़ना है, और साथ ही अक्टूबर के दिवस आपने याद करने हैं, और पुराना रिवीजन, पुराना रिवीजन, ठीक है। पुराना रिवीजन भी आपने साथ में करते रहना है, और प्रतिदिन रिवीजन देखो प्रतिदिन करना है। आपका पूरा एक ग्रंथ हो गया होगा, एक मोटी किताब भर गई होगी, कॉपी भर गई होगी आपकी, इतना सारा हम कर चुके हैं। तो वो ग्रंथ, वो कहीं बड़ा ग्रंथ न बन जाए, ठीक है, अपठनीय ग्रंथ न बन जाए, तो कहीं ऐसा ग्रंथ न बन जाए जिसको आपको खोलने का मन ही ना करे दोबारा। इसलिए रिवीजन उसको करते रहिए, ताकि आपका मन लगा रहे कि हाँ चलो याद हो रहा है, आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा याद हो रहा है, थोड़ा। ऐसी तो पढ़ाई होती है, जब जब धीरे धीरे थोड़ा आपको याद होने लगता है, चीजें समझ में आने लगती हैं, तो मन भी करता है पढ़ने का। अब आप सीधा लेके बैठ जाएंगे इतनी मोटी सी कॉपी या फिर इतनी मोटी सी किताब, ना आदि समझ में आ रहा ना अंत समझ में आ रहा, तब फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता है। हर किसी के साथ होता है वो, ठीक है। तो धीरे धीरे टुकड़ों में उसको समझते हुए कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप पढ़ रही और रिवीजन करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।